तो गुड मॉर्निंग क्लास। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अच्छी तरह से रहना भी चाहिए। आज है यूरोप के राष्ट्रवाद का लेक्चर नंबर कितना? थर्ड। ठीक है, सबको पता होगा कि हम तीसरा लेक्चर में पहुंच चुके हैं। क्या पढ़ा रहे थे? यूरोप के राष्ट्र। ये क्या होता? पहली क्लास से जाकर पढ़ो, समझ में आएगा। और पहली क्लास के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक वीडियो का डाल दिया है। वो वीडियो के 14 मिनट पर जाकर वहां से स्टार्ट करना देखें, क्योंकि वहां पर मैप से बढ़िया से हम क्या किए हैं बता चुके हैं। ठीक है, उसको जाकर कर लेना अच्छे से। ठीक है। अच्छा, अभी तक हम क्या पढ़े थे भैया? यूरोप क्या है सबसे पहले पढ़े थे। यूरोप क्या है? तो महादेश। दूसरा राष्ट्रवाद क्या है भैया? राष्ट्रवाद देश के प्रति उत्पन्न भावना, अच्छे अच्छे भावना को, बुरे बुरे भावना को नहीं, अच्छे अच्छे भावना को क्या बोलते हैं? राष्ट्रवाद। समझ में क्या बोलते हैं? राष्ट्रवाद। अच्छा, तो भैया राष्ट्रवाद क्यों जरूरी? क्योंकि सब राजा लोग बहुत निरंकुशवादी था, जो हरामी जिसको हम सब बोलते हैं। तो कब से शुरू हुआ था भैया? 1789 की क्रांति से। 1789 की क्रांति से, जिसे हम फ्रांस की क्रांति के नाम से भी जानते हैं। कारण पूछेगा, लिख दोगे? बहुत सारे कारण हम लिखा दिए थे। उसके बाद गिलोटीन पर 21 जनवरी 1793, 21 जनवरी 1793 को क्या गया? उसको फांसी दिया गया। किसको? लुईस सोलामा का। लुईस सोलामा किस वंश से था? बोर्बोन राजवंश से। सबको पता है ना? है? अच्छा, कहानी आया। उसके बाद कौन आया? एनबीपी, नेपोलियन बोनापार्ट। यूरोप के राष्ट्रवाद के प्रसार में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। ये 1804 में किसको? डायरेक्टरी को हराकर 1804 में क्या बना था? राजा बना था। क्या बना था? राजा बना था। अब राजा बनते ही ये बहुत सारे नियम कानून लाया था, जो कि हम तुम सबको क्या किए? लिखा दिए। लेकिन 1815 में इसका क्या हो गया? हार। क्या हुआ? हार। किससे हुआ? संयुक्त राज्य से। किससे हुआ? संयुक्त राज्य से। संयुक्त राज्य से किस युद्ध में हुआ था? बटारलू का युद्ध। आते तुम सबको? बटारलू का युद्ध। बटारलू का युद्ध में किसका जीत हुआ? तो संयुक्त राज्य का। और एनबीपी का क्या हो गया भैया? हार। उसके बाद एक सम्मेलन बैठाया गया, जिसको बोला गया वियना सम्मेलन। वियना क्या था? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, ऑस्ट्रिया की राजधानी। वियना की संधि, सॉरी, वियना वियना कांग्रेस, वियना कांग्रेस या वियना सम्मेलन, वियना कांग्रेस या वियना सम्मेलन मतलब बैठक। कहाँ रखा गया? तो वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। इसका अध्यक्ष किससे बनाया गया? मेटरनिक को। इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? मेटरनिक। इस बैठक के दौरान एक रूल लागू हुआ, जिसे बोला गया था वियना की संधि। इस संधि के तहत क्या क्या किया गया भैया? बहुत सारे बदलाव। सबसे पहले एनबीपी के द्वारा किए गए बदलाव को फिर से खत्म करो, मतलब एनबीपी के द्वारा किए गए बदलाव को क्या करो? समाप्त करो। निरंकुशवादी शासन का फिर से स्थापन करो। निरंकुशवादी शासन का फिर से क्या करो? स्थापन करो। मतलब फिर से लुईस 18वां को फ्रांस का राजा बनाया। फ्रांस के चारों तरफ नए राज्य का निर्माण किया, ताकि फ्रांस का विकास ना हो। हर जगह मतलब जासूस लगा दिया। कौन? मेटरनिक। हर जगह जासूस लगा दिया। प्रेस बंदी कर दिया। स्कूल में राष्ट्रवाद की भावना पढ़ाना बंद कर दिया। बहुत सारे काम किया, जिसमें से एगो था यूरोपीय कंसर्ट। अगर याद हो तो, यूरोपीय कंसर्ट। यूरोपीय कंसर्ट। यूरोपीय कंसर्ट में दो रूल था। एक तो था भैया बत किसको? पवित्र संघ। पवित्र संघ है। ये कौन दिया था? जार अलेक्जेंडर। जार अलेक्जेंडर। इस पवित्र संघ के द्वारा जार अलेक्जेंडर का कहना क्या भैया? कि सभी राजा भाई तुल्य हैं और आपस में सब मिलजुल कर सभी चीज को सोल्व करेंगे। और दूसरा क्या था? चतुर्थ राष्ट्र मैत्री। क्या है? मैत्री। ये कौन दिया था? मेटरनिक। कौन? मेटरनिक। इसका कहना था, मेटरनिक का क्या कहना था? मेटरनिक का कहना था कि भैया चारों देश बीच बीच में बैठक करते रहेगा, जब भी मुसीबत आएगा तो बैठ के आपस क्या करेंगे? सुलह। ये था वियना कांग्रेस का उद्देश्य। वियना संधि का उद्देश्य। ये सब था उद्देश्य। उसके बाद हम पढ़े थे मेटरनिक व्यवस्था। मेटरनिक, अगर तुम सब नोट्स बनाए हो
तो समझ आ रहा होगा, शॉर्ट नोट्स निकाल दिए थे। मेटरनिक व्यवस्था में क्या था, राज्य करों पर कोई परिवर्तन नहीं। मेटरनिक व्यवस्था ये था, बहुत सारे व्यवस्था में ये सब लाया था। और कौन को क्या क्या व्यवस्था किया था बताओ। मेटरनिक व्यवस्था मतलब मेटरनिक के बारे में, यह क्या था भैया, चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया। ये ऑस्ट्रिया का चांसलर था, जिसका कहना था कि भैया राज्य करों पर बदलाव नहीं, राज्य करों पर बदलाव ठीक नहीं, राज्य करों पर बदलाव नहीं। ये बहुत सारा काम किया, लेकिन तुम्हें क्या लगता है राष्ट्रवाद को दबाया जा सकता है? आंसर है सर जी नहीं। अब आगे चलते हैं यहाँ से हम लेकर, क्या राष्ट्रवाद को दबाया जा सकता है? आंसर नहीं। मेटरनिक हर जगह मतलब मेटरनिक व्यवस्था में ऑस्ट्रिया के चांसलर वगैरह वगैरह जो कहना था कि राज्य करों पर परिवर्तन नहीं। और क्या किया था, स्कूल कॉलेजों में राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ाना बंद कर दिया गया, प्रेस बंदी कर दिया, मतलब छापे उपेगा कोई जल्दी नहीं, राष्ट्रवाद के बारे में कोई पेपर छपाएगा पर राष्ट्रवाद के बारे में कोई नहीं छपेगा। नाटक नुक्कड़ बंद कर दिया भैया, और हर जगह जासूस लगा दिया स्कूल कॉलेज में, ताकि मेटरनिक राष्ट्रवाद के बारे में कोई चर्चा ना करे, उसके बारे में कोई सोचे उचे नहीं, मतलब आजादी के बारे में कोई सोचे उचे नहीं, ठीक नहीं। तो भैया तुम्हें क्या लगता, फिर मेटरनिक को लग रहा हुआ कि भैया हम सब चीज को हमारा सब क्या है कंट्रोल में, लेकिन ऐसा नहीं था। तुम याद रखो, एक बार जो परिंदा आजाद हो चुका उसे दूसरा बार कैद कर सकते हो, पर लेकिन हमेशा के लिए उसे कैद कर रखना मुश्किल है तुम्हारे लिए। इतना मतलब मेटरनिक को पता होना चाहिए। तो एक बार अयो भी परिंदा एगो रहेगा तो तुम उसको कैप्चर कर सकते हो, रख सकते हो, पर करोड़ों संख्या हजारों संख्या में परिंदों को तुम कभी भी कैद नहीं कर सकते हो। जब उसको एक बार पता चल गया कि आजादी क्या होता है, खुल के जीना क्या होता है, फिर उसे तुम कैद नहीं कर सकते। तो सेम उसी तरह पूरे फ्रांस में पहले हुआ था, फिर फ्रांस से धीरे धीरे अगल बगल हुआ, तो धीरे धीरे थोड़ा, जैसे कि बताए थे एनबीपी नेपोलियन बोनापार्ट इटली के छोटा भाग पर कब्जा कर लिया था, जर्मनी के छोटा, बहुत सारा वो प्रसार करने के लिए सगर मतलब चाह रहा था कि सगर ये सब प्रसार हो जाए, सगर मतलब फैल जाए, ठीक ना। तो सगर फैला भी, लेकिन फिर मेटरनिक क्या किया, उसको कुचल दिया। लेकिन राष्ट्रवाद की भावना को किसी के अंदर से निकाल नहीं सकता, क्योंकि उसका पर्सनली थिंकिंग है, सोच है, जैसे कि मेरा क्या सोच है कोई मेरे अंदर से निकाल नहीं सकता। मेरा मतलब जैसे कि मान लो हम नेता के खिलाफ हमेशा रहते हैं कि भैया नेता मतलब हमारा नौकर नेता होना चाहिए, ना कि नेता का नौकर हम होना चाहिए। मेरा थिंकिंग है, ये मेरा सोच है। ये सोच मेरा कभी भी नेता दिमाग से मेरा नहीं निकाल सकता, थिंकिंग से नहीं निकाल सकता, क्योंकि नेता का काम ही है भैया हम सबका सेवा करना। हम उसको वोट दें, उसको मतलब ऊंचा पद पर बैठाएं, ताकि वो हमारा क्या करे, भलाई करे। और हो क्या रहा, हम सबका क्या कर रहे हैं, भलाई कर रहे हैं। उसको बाप बना के बैठे हुए सब बिहार के लोग, कहीं के लोग नेता को बाप बना के बैठा हुआ है, और लग रहा है जैसे कि उसका खानदानी पीढ़ी वाला है। और दिमाग का तो फेवड़ा यहाँ पर गिर होता कि भैया अपना जात रहेगा तो और उसको नाना बना लेगा, बाप से दादा बना लेगा, ये हमारा दादाजी हैं नेता लोग को यहाँ पे। तो ऐसा होता, लेकिन ये मेरे थिंकिंग में नहीं है। तो ये मेरा थिंकिंग को कभी कोई चेंज कर भी नहीं सकता, क्योंकि ये मेरा सोच है और हम ही अपने पास रखेंगे। कतनो लाठी मारे कुछ मारे, हमारा ये बदल नहीं सकता। गलत को हमारा गलत कहने का आदत है, और सही को सही कहने का मेरा, ये बदल भी नहीं सकता। तो राष्ट्रवाद भी किसी के अंदर की एगो क्या है, भावना है, थिंकिंग है, सोच है, जो कोई बदल नहीं सकता। और मेटरनिक को लगता था कि अब सब कंट्रोल में कर लिए, लेकिन अंदर अंदर ही गुप्त गुप्त ही क्या होता था, राष्ट्रवाद की भावना धीरे धीरे क्या होता, जागरूक होता। कहीं कहीं छोटा छोटा आंदोलन होता, कुछ कुछ समूह कुछ कुछ जैसे कि नौजवान लोग था, कुछ समूह मिला लेता, ऐसे करके मतलब नहीं होता समूह, और समूह मिला के राष्ट्रवाद की भावना को बना पाता। कहीं पर दो चार को मेटरनिक के सिपाहियों को पीट दिया, जो मतलब करते रहता था, राष्ट्रवाद की भावना करते रहता था। जैसे एक आया था भैया मेटरनिक, क्या था मेटरनिक, ये मेटरनिक एक राष्ट्रवादी था, मतलब ये बहुत अच्छा इंसान था, जो हमेशा देश के आजादी कराने में बारे में क्या क्या करता था, सोचता था। ये हमेशा बहुत छोटा छोटा ग्रुप बनाता था, जैसे यंग इटली, यंग इटली, यंग इटली, यंग यूरोप, यूरोप, ये सब क्या जानता है, समूह है, एक मतलब समूह है, गुट है। जैसे था मतलब नौजवान, जैसे यंग इटली, मतलब यहाँ पर सब यंग आदमी रहेगा, जो क्या करेगा, राष्ट्रवाद की भावना को क्या करेगा, फैलाने में मदद करेगा। फिर ये बोला, लेकिन सक्सेस नहीं हुआ, क्योंकि उस समय कौन था, मेटरनिक कहाँ बोल रहे थे, किसके बारे में बोले थे, मेजनी के बारे में बोले थे, मेजनी बोले थे, मेजनी बोले थे कि कुछ और बोले थे, मेटरनिक बोल देते हैं, नहीं सॉरी। राष्ट्रवाद में जैसे कि मेटरनिक का सोच था कि भैया राष्ट्रवाद की भावना नहीं पना पड़ा है, लेकिन अंदर अंदर ही बहुत काम हो रहा था। जैसे कि एगो मेटरनिक, सॉरी मेजनी नाम था,
मेजिनी नाम का एक क्या था, आदमी था, जो क्या करता था, चुपचाप क्या करता था, छोटा छोटा समूह बनाता था, बड़ा बड़ा समूह बनाता था। यंग इटली, यंग यूरोप का, इस सब का क्या काम था, राष्ट्रवाद की भावना को फैलाना। और मेजिनी का सबसे योगदान था इटली का एकीकरण करना, इटली का एकीकरण करना। मतलब ये क्या है सर जी, इटली का तो बोले थे ना कि जैसे कि तुम सब वीडियो में देखा होगा, तो अगर याद होगा तो, अगर नहीं देखते तो देखो हम बताते हैं क्या करते हैं, हम तुम सबको बताते हैं। जैसे कि मान लो ये अपना क्या है, ये मान लो अपना क्या है, भारत है, ये अपना क्या है, भारत है। माफ करना उतना अच्छा चित्रकारी हमको नहीं लेता, लेकिन फिर भी हम बनाने की कोशिश की। आइए भारत के मैप में देखोगे, यहाँ पे दिखा देते तुम सबको। ये देखो यहाँ पे दिख रहा होगा सफा से, तो ये देखो अपना भारत है, ठीक है। ये क्या है, भारत है, भारत है ना, ठीक है। और यहाँ से देखो, यहाँ से ऐसे करके, ये मेरा ये वाला हाथ देखो, ये वाला यहाँ से यहाँ, ये वाला यहाँ से, ये देखो इटली है, इतना दूर में क्या है, इटली है। मान लो भारत यहाँ है, तो ऊपर की थोड़ा सा ऐसे डायरेक्शन में, यहाँ पर ऐसे करके छोटा सा ऐसे है इटली। ये क्या है, इटली। इटली तुम मैप में भी देखा होगा तो पे दिख रहा, ये भारत है। यहाँ देखो छोटा सा नन्ना सा इत्तू सा, देखो इतने को इटली। मतलब अगर भारत इतना हो तो इटली इतना हो, इत्तू सा है, इतना सा इटली, समझ में आया? और यही इटली को कम से कम 13-14 भागों में क्या कर दिया था, तोड़ दिया था, बांट दिया था। जैसे अपना भारत है ना, तो बोल सकते हो भारत तो पूरा भी एक है, पर अगर सब राज्य वाला चाहेगा, जैसे कि 28 राज्य, तो मतलब इसको बोल सकते कि 28 भाग में अकेले है, तोड़ ले, 28 भागों में तोड़ ले। पर जब समय आता मुसीबत का, तो सब क्या आ जाते हैं, एक। समझ में आया कि नहीं? और यहाँ पर जस्ट इटली के ऊपर में ऐसे इतना सा ऐसे करके क्या है, फ्रांस, क्या है, फ्रांस। देखो यहाँ पे, और यहाँ पे ये देखो, ये क्या है, फ्रांस। और फ्रांस के ऊपर में यहाँ पे देखो छोटा सा है जर्मनी, एक से छोटा सा क्या है, जर्मनी, क्या था, जर्मनी। और एक बगलवा में से छोटा सा है ऑस्ट्रिया, क्या है, तो यहाँ पे ऑस्ट्रिया जो ई है ना, इस पे, अच्छा ई है ऑस्ट्रिया, क्या है, ऑस्ट्रिया, साला इतना छोटा है। और यहाँ पर है पोलैंड, क्या है, पोलैंड, पोलैंड। और ऊपर में रूस, ब्राजील, ढेर सब बहुत सारा है, बेल्जियम और सब है। लेकिन यहाँ पर समझ में आया। अब ये जो जर्मनी है, जर्मनी को कितना टुकड़ा में तोड़ लेता है, 139 में, जिसको 39 जोड़ा कौन था, एनबीपी, जिसको जर्मन संघ भी, जर्मन संघ भी बोला गया था। 39 राज्य को जर्मन संघ बोला गया था। और एक रोग बहुत भागों में तोड़ना था, तोड़ दिया था, जिसको क्या करेगा, मेजनी एकीकरण करेगा, सबको एक करेगा, इटली को भी एक करेगा, और जर्मनी को भी क्या करेगा, 39 से भी क्या करेगा, एक, मतलब एक जोड़ देगा सबको। अभी जैसे जर्मनी जो दिख रहा है ना इतना बड़ा, तो वो पहले क्या था, टूटा हुआ था 39 भाग में, सब अलग अलग था, ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो ये सबको बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो अंदर अंदर ही बहुत सारा काम हो रहा था, जैसे कि मेजनी था, गैरीबोल्डी था, ये सब क्या था, मेटरनिक के खिलाफ था, और बीच बीच में आंदोलन करते रहता था, ताकि पूरी तरह से राष्ट्रवाद भावना बैठ ना जाए। भैया बीच बीच में ये सब का कर्तव्य बनता था कि भैया उसकाते रहना राजा सबको। हाँ, सफलता भले नहीं मिले, पर सबके अंदर में थोड़ा थोड़ा सा डालते रहना है, ताकि आगे चलकर कोई दिक्कत, जैसे आगे चल के राष्ट्रवाद की भावना अगर पनपे तो उसमें कोई दिक्कत ना हो। तो इसी तरह से करता रहा। अब समय आया भैया 1830, 15 में सब हुआ था, वियना संधि लागू हुआ था। अब आया कौन, 1830, ध्यान से देखना, कौन आया, 1830। पहला युद्ध हुआ था 1815 में, वियना बटारलू युद्ध, जिसमें बहुत सारा नियम लागू हुआ, सब अथी हुआ। तो भैया अब 1800 कितना आया, 30। अब बताओ फ्रांस का राजा कौन है, अभी फ्रांस का राजा कौन है बाबू? फ्रांस का नाम, फ्रांस का राजा है लुईस 18वां। अगर तुम सबको याद हो तो क्या है, लुईस 18वां। ये मेटरनिक ऑस्ट्रेलिया का राजा है, ऑस्ट्रेलिया का चांसलर है, मतलब राजा है। और फ्रांस का किसको बनाया गया था, वियना संधि में हम लिखाए थे कि फ्रांस का राजा लुईस 18वां को बनाया गया, इसको लुईस 18वां को। अब क्या हुआ, 1830 में लुईस 16वां, सॉरी लुईस 18वां, कब, 1830 में लुईस 18वां का क्या हो गया भैया, मृत्यु। क्या हो गया, मृत्यु। मृत्यु होने के बाद 1830 में यहाँ का सम्राट कौन बना भैया, कहाँ का, फ्रांस। सम्राट कौन बना भैया, याद रखना, चार्ल्स दसम। कौन, चार्ल्स दसम। यहाँ का राजा कौन बना, तो याद रखना चार्ल्स दसम। कब बना, 1830 में। किसके मृत्यु के बाद,
लुईस 18वां के मृत्यु के बाद। कब मृत्यु हुआ था? तो 1830। तो यहाँ का राजा बना चार्ल्स दसम। अब ये भी था बुर्बो राजवंश ही। क्या बना था? बुर्बो राज। ये भी बुर्बो राज वंश का ही था, मतलब ओकरे खानदान के आदमी ये भी था। अब चार्ल्स दसम इतना हरामी था, बोलता था कि इंग्लैंड के मतलब राजा बनने से अच्छा, राजा जब बनता है ना, तो जैसे कि लुईस 16वां, जो लुईस 18वां था, वो थोड़ा कम निरंकुशवादी था, मतलब बहुत ज्यादा हरामी नहीं था, क्योंकि इसके अंदर में एगो डर था कि अगर ज्यादा हरामीपन करेंगे तो लुईस 16वां की तरफ फांसी हमरो दिया जाए। गिलोटीन पर चढ़ाकर सीधे काट दिया गया था, तो किसी को भी कोई भी उतना शासन करे से डरेगा। पर देखता नहीं भैया, बड़ा भैया अगर यदि सीधा तो छोटका धैल हरामी होता। तो चार्ल्स दसम जो था, उसका कहना था कि भैया राजा बनो तो इतना शासन करो, इतना शासन करो कि भैया आदमी सोचे नहीं, और नहीं शासन करना तेरा से अच्छा लकड़ी काट के जिंदगी गुजारो। उसका कहना था कि जब शासन करना ही तो अच्छे से करो, नहीं तो लकड़ी काट कर जीवन गुजारो। और ये हरामी जैसे ही राजा बना, एकदम जो था कुलीन वर्ग वाले, क्या कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग, और पादरी वर्ग अगर आध हो तो पादरी वर्ग मतलब सबसे अमीर, और से कम अमीर कुलीन वर्ग वाले को, समझ में? ये सबको विशेष अधिकार दे दिया, ये सब विशेष अधिकार। और ईसाई धर्म को ये खूब बढ़ावा देता था। कौन? ईसाई धर्म। ईसाई धर्म, ईसाई धर्म का बढ़ावा करता था। क्या करता था? बढ़ावा। और मध्य वर्ग वालों पर अत्याचार, मध्य वर्ग वालों पर अत्याचार, अत्याचार करता था। ये खूब पीटा, मतलब यही सभी सब काम करता था। और बाकी बात, ये अपना प्रधानमंत्री यानी कि पीएम किसको बना दिया था? पोलिनेग को। क्या था भैया? पोलिनेग। किसको? पोलिनेग। अब ये पोलिनेग क्या था? तो मतलब बोल सकते हो, अगर चार्ल्स दसम हरामी था तो पोलिनेग भी महा हरामी था। अब समझ लो, खाली हरामी ही जुट रहा था। ये इतना घोर अपराधी था। क्या था? घोर निरंकुशवादी बोल सकते हैं, निरंकुशवादी। मतलब ये, और उससे भी ज्यादा क्या था भैया? हरामी था। अब ये जैसे ही प्रधानमंत्री बना, ये 4 गो नियम लागू किया। क्या ना लागू किया? 4 गो नियम। तो भैया उस समय नियम नहीं बोला जाता था, तो उस 4 गो अध्यादेश, अध्यादेश कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अध्यादेश। 4 अध्यादेश, 4 अध्यादेश। क्या भैया? 4। पहले 1830 में चार्ल्स दसम क्या बना? राजा बना। किस वंश से था? ये क्या कुलीन वर्ग वाले और पादरी वर्ग वाले को विशेष अधिकार दिया, ईसाई धर्म को बढ़ावा दिया, मध्य वर्ग वाले पर अत्याचार किया, और साथ इसका सबसे बड़ा गलती था पोलिनेग को पीएम यानी कि प्रधानमंत्री बनाना। क्योंकि पोलिनेग इतना हरामी था, इसके बारे में पूरा दुनिया जानता था। मतलब एक कोई सेना था, ये क्या था? कोई सेना। पहले क्या था? मतलब किधर सेना? चार्ल्स दसम के, मतलब वो राजे उजे के। और इतना हरामी था, किसी को भी कुछ करता था सीधे मार देता था। ऐसे नहीं मारता था तड़पा तड़पा के, डायरेक्ट होता ना भैया गोली बंदूक मार दो, ऐसे नहीं, तड़पा तड़पा के मारता था। इसके बारे में सब जानता था, और सब राजा, सब जनता कह भी रहा था कि भैया इसको प्रधानमंत्री नहीं बनाओ। लेकिन ये तो है दोगला, दोगला कभी सुनेगा नहीं, बना दिया पोलिनेग। अब जैसी पोलिनेग बना थी, ये दोनों मिलके क्या किया? 4 अध्यादेश जारी किया, मतलब 4 गो नियम लागू किया। सबसे पहला नियम भैया क्या था? मैं थोड़ा सा हिंट ले लूं। सबसे पहला नियम था प्रेस की स्वतंत्रता पर, प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक लगाया। क्या लगाया? रोक। मतलब भैया अगर तुम पहले तो पेपर छाप सकता था, लेकिन राष्ट्रवाद के बारे में नहीं छापेगा, वो मैटर नहीं का कहना था, लेकिन लुईस 18वां का नहीं कहना था। लेकिन ये आया था, बोला सीधे प्रेस छापेगा ही नहीं, मतलब पेपर ऊपर नहीं छपाएगा, अखबार उखबार नहीं छपाएगा, न्यूज एजेंसी होने नहीं जाएगा। अगर छापना ही है तो पहले हमसे परमिशन लो। कौन, किसका कहना था? पोलिनेग और चार्ल्स दसम। अच्छा, पहला था प्रेस की स्वतंत्रता पर पाबंदी। दूसरा, निर्वाचन प्राधीनता की सभा भंग करना, निर्वाचन प्राधीनता की सभा को भंग करना। ये क्या है सर जी? तो कुछ दिन पहले, जैसे कि ये काम सब हुआ था सितंबर में, ये जो चारों जो अध्यादेश लागू हुआ था 25 जुलाई 1830 में। कब? 25 जुलाई 1830
30 में ये काम हुआ था। अब एकरा से एक महीना पहले एक चुनाव हुआ था, जिसमें बहुत सारा चुनाव हुआ था, जिसमें सबका अधिकार वोट दे। देखो जो लुईस 18वां था, जैसे लुईस 16वां को तो मार के खत्म किया, नेपोलियन बोनापार्ट नियम लागू किया, तो लुईस 18वां पूरी तरह से बदलाव नहीं किया कि भैया अचानक फिर पहले जैसा कभी हो ही नहीं सकता है। सिंपल सोचो, कोई भी डर से करेगा जिसको फिर पता चलेगा। अगर पहले ने जैसा करता तो 1830 में नहीं होता थी आंदोलन, पहला यार हो जाता। पहला आंदोलन कब हुआ था? 1789 में हुआ था। किसके कारण? लुईस 16वां क्या था, जिसको बुलेटिन पर चला कर सीधे देखो बुक में बोला गया गिलोटिन पर चढ़ा के फांसी दे दिया गया, लेकिन पता क्या किया? गिलोटिन क्या था पता है? जैसे कि आजकल जो जानवर उनवर होता है, जो मुस्लिम लोग होता है, गिलोटिन एगो रखता मशीन में, जानवरवा के मुंह देकर सीधे काट देता है, ऐसे करके काट के ऐसे फेंक दिया मुड़िया, लेकिन फांसी बोला जाता है, ठीक नहीं। तो 1789 में कौन को? लुईस 16वां के खिलाफ क्या हुआ था? आंदोलन हुआ था। उसके बाद फिर एनवीपी बना। फिर 1815 में क्या हुआ था? युद्ध हुआ, वाटरलू का युद्ध, जिसमें फिर कौन बना? 18वां बना। क्या बना था? 18वां। अब डायरेक्ट पहले जैसा वो नहीं कर सकता, क्योंकि पहले जैसा करेगा तो फिर इसका भी वही हाल होगा, इसीलिए वो ज्यादा कुछ नहीं किया। प्रेस उरेस छपाता था, लेकिन राष्ट्रवाद के बारे में नहीं छपाएगा। यो बेचारा 18वां नहीं करता था, कौन करता था? मेटरनिकवा। कौन करता था? मेटरनिकवा। पहले मेटरनिकवा करता था, तो मेटरनिकवा वो अपन राज्य के बारे में खाली नियम लगने था। अब की पता भैया लुईस 18वां लागू कैले था फ्रांस में, तो ये थोड़ा सा जनता के बारे में भी सोचता था। वोट उठ के अधिकार सबके पास था, मध्य वर्ग वाले, कुलीन वर्ग वाले, पादरी वर्ग वाले, सबके पास था। लेकिन जब ये बना 25 जुलाई को, यहाँ 25 जुलाई 1830 को प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक, मतलब पहले जैसा हो गया। निर्वाचन पराधीनता की सभा को भंग कर दिया, तो मतलब कुछ दिन पहले चुनाव हुआ था जिसमें सब वोट उठ दिया था, तो और हम बहुत सारा कुछ जीता था, मतलब जिस मान लो हमारा जिसको पसंद होगा, जो नेता पसंद होगा उसी को जिताएंगे। तो उसी तरह वो मतलब जो नेता उसको पसंद था उसको जिताया, लेकिन उस सबको अब उसका एक बैठक था। क्या था? बैठक कि भैया अब क्या क्या आगे करना है, लेकिन वो सब बैठक को क्या कर दिया? भंग कर दिया। तो वही बोलते हैं निर्वाचन, यानी कि जीते हुए नेता की पराधीनता की सभा को क्या कर दिया? भंग कर दिया। मतलब जीते हुए नेता का जो अति सभा था उसको क्या कर दिया भैया? भंग कर दिया। समझ में आया ना? निर्वाचन पराधीनता को क्या कर दिया? भंग कर दिया। मतदान का अधिकार सिर्फ कुलीन वर्ग वाले और पादरी वर्ग वाले को दिया। इसको मिटा दें। तीसरा क्या है भैया? मतदान का अधिकार मध्य वर्ग वाले से छीन लिया, मध्य वर्ग वाले से छीन लिया गया। या तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि मतदान का अधिकार किसको? मतदान का अधिकार तुम लिख सकते हो भैया, वही कुलीन वर्ग वाले को दिया गया। समझ में आया कि नहीं? और सितंबर में नए चुनाव का किया गया परमिशन, और बोला गया भैया जुलाई है, जून जुलाई अगस्त सितंबर, यानी कि सितंबर में नए चुनाव होंगे। तो ये चार क्या था? अध्यादेश था। क्या था? अध्यादेश। पहले प्रेस की स्वतंत्रता पर सीधे बंदी लगाओ, निर्वाचन जो जीता हुआ नेता है उसके सभा को पहले खत्म करो, उसका बैठक पूरा खत्म करो, मतलब चुनाव हुआ था ना उसको क्या कर दिया गया? रद्द किया। तो तुम चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि पिछले महीने हुए चुनाव को क्या कर दिया? रद्द कर दिया, मतलब मान्यता नहीं दिया। पिछले महीने चुनाव की मान्यता नहीं दी। कौन नहीं दिया? पोलिनेग और चार्ल्स दशम। कौन है? पोलिनेग और चार्ल्स दशम। समझा? तो और उसकी सभा को भी क्या कर दिया? भंग कर दिया। दूसरा, मतदान का यानी कि वोट देने का अधिकार फिर से छोटा आदमी से छीन लिया गया और बड़ा बड़ा अमीर बाप के शहजादा को दे दिया गया। मतलब वही गलती किया जो लुईस 16वां करता था। फिर चौथा क्या था? सितंबर में नए चुनाव होंगे, और वोट कौन देगा? समझदार और अमीर लोग। अमीर लोग समझदार है, हम सब गरीब है तो क्या है? बुड़बक है। क्या बात है? तो सितंबर में नए चुनाव होंगे, और वो वोट में, चुनाव के वोट में कौन देगा? चुनाव का वोट कौन देगा? कुलीन और पादरी वर्ग वाला, मध्य वर्ग वाला नहीं। तो भैया फिर से देखो 1830 के सम्राट कौन बना? चार्ल्स। बोर्बो राजवंश। कुलीन वर्ग वाले सब, कुलीन वर्ग वाले और पादरी वर्ग वाले को विशेष अधिकार दिया, ईसाई धर्म को बढ़ावा दिया, मध्य वर्ग वाले को अत्याचार सहा, पोलिनो को प्रधानमंत्री घोषित किया। अब पोलिनेग जैसी बना प्रधानमंत्री, तो वो दोनों, ये दोनों देखो, ये कहता था ये लागू करता था, तो ये कहा इससे, दोनों मिलकर लागू किया 4 अध्यादेश। मतलब सीधे 4 अध्यादेश लागू किया। कब? 25 जुलाई 1830 को। प्रेस की स्वतंत्रता, निर्वाचन की
पिछले साल जो चुनाव उसको रद्द कर दिया, मतदान का अधिकार किसको दे दिया, कुलीन और मतलब छीन लिया, किससे, मध्य वर्ग से वोट देगा। और सितंबर में फिर से नया चुनाव होगा और वोट देगा वही जो चाहेगा राजा, समझ में। तो मतलब 1830 में ये सब कांड हुआ। अब इसी को बोलते हैं 1830 की क्रांति का कारण, क्रांति का कारण क्या कारण। तो पूछेगा 1830 की क्रांति का कारण क्या है, तो भैया ये सब क्या कर देना, ऐसे करके छाप देना। 18 पहला क्रांति हुआ था 1789 में, अब होगा 1830 में। 1830 में क्रांति होगा जिसका कारण चार्ल्स दशम और पोली नेग, और ये सब नियम उसका है, समझ में है। तो भैया 1830 की क्रांति फिर हुआ और 25 को ये नियम लागू हुआ और 26 को याद रखना 26 जुलाई 1830 को सभी जनता कहाँ उतर गया भैया, आंदोलन कर दिया। क्या कर दिया, आंदोलन बोले तो भैया जैसे होता ना नेता के खिलाफ नारा उरा लगाता खिलाफ हो जाता तो उसी को बोलते हैं आंदोलन। सड़क पर आंदोलन कर सड़क पर उतर गया, कोई चीज है भैया, सड़क पर उतर। अब लगातार 3 दिन 27 तारीख 28 तारीख और 29 तारीख ये 3 दिन लगातार आंदोलन हुआ, लगातार आंदोलन हुआ। समझ में आता है, बुक पढ़ता समझ में आता है। देख बाबू सबके बोलते हैं बुक पढ़ो, लेकिन कब बुक पढ़ो, जैसे कि तुम्हारे पास कोई भी बुक हो, एनसीईआरटी का हो, भारतीय भवन का हो, इतिहास का कोई भी बुक हो, बुक पढ़ो। तुमको बेहतर बनना है तो सिर्फ हमारा पास पढ़ो और एग्जाम में तोड़ दो पकड़ के, अच्छा से बेहतर बन जाओगे। पर यूनिक बनना है तो तुम्हें खुद कुछ करना पड़ेगा, समझ में ना। जैसे कि मान लो हर धरती पर हर कोई जन्म लेता है, जैसे मान लो खिलाड़ी है तो क्रिकेट का खिलाड़ी, हम ज्यादा क्रिकेट ही जानते हैं तो क्रिकेट की बात करेंगे। अच्छा फुटबॉल के बारे में बात करो, फुटबॉल के बारे में बात करोगे तो बहुत सारे खिलाड़ी, कम से कम करोड़ों में खिलाड़ी होगा, लेकिन ओकरा में सबसे यूनिक कौन है, रोनाल्डो और मेसी। वो कैसे यूनिक बना, वो खुद पर मेहनत किया। क्रिकेट में आ जाओ, दुनिया में हर कोई खिलाड़ी है, बहुत सारे खिलाड़ी है, लेकिन ब्रांडेड कौन है, विराट कोहली। जाके देख लो ना, उसका भैया फॉलोवर फैन फॉलोइंग इतना है कि सोच नहीं सकते, इतना है कि सोच नहीं सकते। और उससे और भी यूनिक है धोनी जी, अपने महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, ये सब क्या है, यूनिक है जिसका रिकॉर्ड। अब गॉड ऑफ क्रिकेट किसको बोला जाता है, सचिन तेंदुलकर को क्या बोला जाता है, क्रिकेट का भगवान। तो ये सब कैसे बना, बहुत सारे क्रिकेटर, लेकिन यही 3-4 को नाम हाथ रखा जाता है। क्यों, क्योंकि ये खुद मतलब सब बेहतर है पर ये बेहतरीन है, सब बेहतर है पर ये बेहतरीन है, यूनिक है। तो इसीलिए तुमको बेहतर बनना है कि बेहतरीन, ये तुम पर डिपेंड पड़ता है। बेहतर बनना तो सिर्फ खाली हमारे जिसे हम पढ़ाएं यही वाला छाप कर सकते हो। अगर उससे भी बेहतरीन, देखो इतना भी पढ़ लोगे तुम्हारा नंबर कटेगा नहीं, तुम्हारा हर एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। तो हम यही तो बोलते हैं कि कभी भी मत सोचो कि हम एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनाए, तुम ये सोचो कि हम कोई भी चीज पढ़ रहे हैं तो उसे क्या हम कैसे सीखें। कल भी बोले थे कि इतिहास बाबू पढ़ने का चीज तो है, समझने का चीज है, खाली एग्जाम के लिए नहीं, रियल लाइफ से मतलब इसको रिलेट करके देखोगे तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। क्या कि हमारा देश को आजादी दिलावे के कारण किसका काम है, इतिहास का। याद रखना, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। तुमको बेहतर बनना की बेहतरीन, ये तुम पर डिपेंड करता है, ठीक ना। तो 27 और 28, इसीलिए जब चैप्टर खत्म हो जाएगा जैसे कि यूरोप में राष्ट्रवाद, तो जाके बुक पढ़ना, मन है तो बुक पढ़ो और नहीं तो कोई बात नहीं, सिर्फ क्वेश्चन आंसर करो, ठीक ना। अब तुम पर डिपेंड करता तुम बेहतर बनना चाहते हैं या बेहतरीन। हम पहले पिछली क्लास में जब सिनेरियो बता रहे थे कि पढ़ाई को कैसे आसान करें, 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम, ठीक है। तो 27 28 29 को लगातार क्या हुआ, आंदोलन हुआ। अच्छा ये 3 दिन को क्या बोला गया बताओ तो, 3 दिन ये 3 दिन को गौरवशाली दिन कहा गया, गौरवशाली दिन कहा गया। 3 दिन इतना आक्रोश हुआ, इतना जनता सड़क पर उतर गया कि राजा के महल की तरफ जाकर पूरा राजा के महल को क्या किया, हिला डाला सीधे। राजा देखा न भीड़वा को, बेचारा इसका कहाँ गया राजा, चार्ल्स दशम यहाँ है, एगो क्या है भैया, पोली ने, इसका तो भैया बेड़ा गर्व कर दिया। ये क्या कर रहा था, रोड बोल रहा था कि गोली बंदूक पूरा चला। राजबा बोला देख भैया इसी तो उमड़ल है, चलाएगा और कुचल के मार देगा, इससे अच्छा क्या करो यहाँ से जल्दी निकलो। ये दोनों भाग गए इंग्लैंड। कब, 30 जुलाई, क्या
30 डबल डबल क्या हो रहा है, 30 जुलाई 1830 को गद्दी क्या कर दिया, छोड़ दिया। अबे यार, राजा भाग गया ले, राजा भाग, कहाँ भागा था याद रखना है, इंग्लैंड। इतना आक्रोश जनता में था कि अगर राजा मिल जाता तो इसको गिलोटीन पर तो नहीं चढ़ाता, लेकिन लात भी पक्का चढ़ा देता, लात के नीचे धर के ऊपर से चढ़ के सीधे क्या करता था, कचल देता। समझ में नहीं? तो 30 जुलाई 1830 को राजा, कौन राजा, चार्ल्स दसम, याद रखना चार्ल्स दसम भाग गया। कहाँ भाग गया, ब्रिटेन जिसको बोलते हैं, ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड। ब्रिटेन लिखना तुम सबको हिंदी में, ब्रिटेन। कहाँ भाग गया, ब्रिटेन। अब जब ये इंग्लैंड भाग गया तब नया राजा भी बनेगा। तो उस समय सारा जनता मिलकर फैसला किया कि भैया अब बुर्बो राजवंश का कोई भी आदमी राजा बनेगा ही नहीं, क्या कि सब हरामी होता। 16वां तक तो हरामी था, 17वां तो बना ही नहीं है, 18वां भी थोड़ा हरामी था, और ये जो 19वां जिसका बोला गया चार्ल्स दसम, ये तो मतलब कट्टर हरामी था, 16वां से खत्म था। देखा ना की काम किया था, पिटाया। अब भैया किसी को दूध पीने की आदत है, तुम उसको माड़ पिला दो तो पिटाई होना है, तो पिटाई होना ही। बच्चों को देखता होगा भैया, उसको थोड़ा करना मम्मी, उसको बिस्किट दे दिया, फिर बयान करना मम्मी, बिस्किट दे दिया। अब 4 दिन बाद तक वो कानते रहा, बिस्किट उसको मिल रहा है। अब फिर 8वां दिन तुम्हारा पैसे खत्म हो गया, अब बच्चा कानेगा, बच्चा को क्या पता पैसा खत्म, उसको तो सिर्फ कानने से बिस्कुट मिल रहा है। अब वो खाली करे मम्मी, बिस्कुट नहीं मिला, और कैसे करूंगा मम्मी, और कैसे करूंगा, ले अब लोटे पोटे लगे खाने लगा। अब तुम पीटने लगेगा, तो गलती बच्चा का थोड़ी है, गलती तुम्हारा है, गलती बच्चा का। अब ये राष्ट्रवाद की भावना 1789 में हुआ था, आजाद हो गया था सब जनता, तो फिर आजादी से रहने लगा, अपना मनमर्जी से रहने लगा कि नहीं। फिर नेपोलियन बोनापार्ट आया, वो और अच्छा काम किया, वो तो और नियम कानून ऐसा लगाया जो कि देश के प्रति हो और बढ़िया से रहने लगा। अब तुम 1815 में राजा बनकर फिर थोड़ा मोड़ा अत्याचार किया तो जनता से आ गया। और फिर 1830 में आके 1789 वाला राज करल चाहेगा तो नहीं होने जा रहा है। अभी आए अंग्रेज, बोलेगा अभी भारत में आए अंग्रेज, अब बोलेगा हम तुम पर कब्जा करेंगे, राज करेंगे, तो कुटिया आके मार देगा। समझ आया नहीं, आया कि नहीं। तो चार्ल्स दसम क्या हुआ, ब्रिटेन भाग गया। अब अगला वही समय फैसला हुआ कि अब बुर्बो राजवंश का राजा कोई भी नहीं बनेगा। तो किस वंश का बनेगा, तो अब आया आर्लीय वंश। क्या आया, आर्लीय वंश। कौन आया, आर्लीय वंश, जिसका एक आर्लीय वंश का एक वो संतान था जिसका नाम था लुई फिलिप्स। क्या था, लुई फिलिप्स, PHILP, ठीक, लुई फिलिप्स। तो भैया अगला राजा किसको बनाया गया, किसका, फ्रांस में। अभी फ्रांस में क्रांति हो रहा है, अगल बगल नहीं हो रहा है। तो अगला जो है, अगला जो राजा बना लुई फिलिप्स, क्या है, आर्लीय वंश का है राजा बना। ये बना राजा बोले तो सम्राट, क्या बोले तो भैया, सम्राट। तो भैया अगला राजा यानी कि अगला सम्राट बना लुई फिलिप्स, जो किस वंश के था, आर्लीय वंश। सुनिए पड़ रहा, ओके ओके, चलो कोई बात नहीं। तो अगला राजा आर्लीय वंश यानी कि लुई फिलिप्स बना, ठीक। अब लुई फिलिप्स बना तो भैया ये राजा बन गया, तो ये जनता के प्रति क्या किया, सोचा, जनता के प्रति सोचा और जनता के बारे में सोचा, और जो पहले नियम कानून था उसमें और बदलाव किया, और जनता के प्रति मध्य वर्ग वाले का उदय किया, बहुत सारे काम किया। अभी हम पढ़ेंगे 1830 की क्रांति का कारण, ये सब पढ़े, ये कारण ये था, इसका लड़ाई झगड़ा। अब उसके बाद परिणाम क्या हुआ, क्या सफलता मिला, हम ये भी क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक नहीं। तो ये था तुमको नोट्स करने का, थोड़ा सा रिवीजन करवा दें। क्या रिवीजन कराएं, 1830 की क्रांति, 1830 की क्रांति को एक और नाम से जाना जाता है, जुलाई की क्रांति। ये देखना, इसे किस नाम से जाना जाता है भैया, जुलाई की क्रांति। क्या कि यह क्रांति जुलाई के महीने में हुआ था, देख लो ना, 27, 28, 29 जुलाई है ना। तो जुलाई की क्रांति के नाम, तो पूछेगा जुलाई की क्रांति क्या था, 1830 की क्रांति को जुलाई की क्रांति कहते हैं, क्योंकि यह क्रांति जुलाई के महीने में हुआ था। और यह क्रांति किसके खिलाफ था, चार्ल्स दसम। अगर पूछेगा जुलाई की क्रांति का कारण या 1830 की क्रांति का कारण थी, ये सब के सब चिपका देना है भैया। 1830 की क्रांति के निम्न कारण है,
चार्ल्स दशमलव के घोर निरंकुशवादी शासन और उसके द्वारा घोषित किए गए प्रधानमंत्री पोलिनेक का शासन, जिसने ये दोनों ने मिलकर 4 अध्यादेश जारी किया। ये तो पूरा लिख देगा कि भैया 1830 के क्रांति का निम्नलिखित है, मतलब कारण निम्नलिखित है। पहला लिख देगा, ऐसे लिख देगा, कुलीन और पादरी वर्ग वालों के विशेषाधिकार, ईसाई धर्म को बढ़ावा देना, मत वालों पर अत्याचार, पोलिनेक को प्रधानमंत्री से घोषित करना और 4 अध्यादेश जारी करना, पहला प्रेस की पाबंदी, ये सब लिख देगा तो तुमको मिल जाएगा 2 नंबर। अब 5 नंबर में पूछेगा तो और अच्छा से लिख देना, थोड़ा सा बढ़ा के, ठीक है। और उसके बाद ये हुआ घटना, तो ये घटना याद रखना। चाहे पूछेगा 1830 की क्रांति के बाद वहां का राजा कौन बना था, तो लुई फिलिप्स किस राजवंश से था, बोर्बो राज। चाहे पूछेगा 1830 की क्रांति में वहां का राजा कौन था, तो चार्ल्स दशम। किसको प्रधानमंत्री बनाया था, तो पोलिनेक को। किसको प्रधानमंत्री था, कितने अध्यादेश जारी किया था, तो 4। समझ में आया भैया। तो यही सब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, यही सब क्या बनेगा, सब्जेक्टिव। इसमें क्या करें, देखते हैं किसको किसको। अच्छा, 4 अध्यादेश किसको किसको पता आधे मिटा तो दिए, किसको किसको आधे। सबसे पहले नंबर बताओ तो, बता रहे, पेपर छपाना बंद। दूसरा, जीते हुए नेताओं को मान्यता नहीं दिया और उसकी सभा को भंग कर दिया। फिर अगला, अब वो स्कूल और कॉलेज, हाँ स्कूल और कॉलेज कहाँ से आ जाएगा इसमें रे, मतदाताओं का अधिकार दे देना। फिर चौथा बताओ, चौथा नहीं याद है। फिर से चुनाव, सितंबर में फिर से चुनाव कराएगा। अभी तुम सबके सामने हम देख के लिखे थे, अरे तुम सबके सामने हम देख के लिखे थे, लेकिन हमें याद है पर तुम्हें याद नहीं है। अब कोई बोलेगा सर जी आप तो बड़ा हैं बड़ा है तो की, बड़ा है तो मतलब क्या, खाना खाए जखने बोलता सर जी रसगुल्ला खा रहा हूँ, बड़ा नहीं है, जखने तुम कान कान के मांगे घर में बड़का भैया बराबरी करेगा। और आज ऐसा कोई बात नहीं है बाबू, बड़ा और छोटा में कोई अंतर नहीं होता है, बस तुम्हारा ध्यान किस तरह से कहाँ है वो डिपेंडेंट पड़ता है। तुम्हारा अगर मतलब हालांकि आज हम पढ़ा भी कम एनर्जी से का कि ये साइड मेरा एक तरफा दर्द कर रहा है, ये मेरा एक तरफा दर्द कर रहा है, मतलब ये जस्ट बीच में इधर पूरा दर्द कर रहा है, जैसे लगता है जैसे झुक जाए। उठाते हैं तो पूरा तिड़मिड़ाता है, कि तुम सब समझ सकते हो कि बहुत दिन से हम मतलब क्रिकेट गए थे खेलने के लिए और बॉलिंग दी है। और तुम सबको तो पता है कि भैया पढ़ा होगा तुम सब बायोलॉजी में लाइटिक टर्म के बारे में, कभी काम नहीं किया, कभी एक बार तुम सब नहीं दौड़े और दौड़ा है, चाहे गेंद कभी जो नहीं दिया है ना, काम करना जाके ऐसे हाथ घुमा के गेंद का 2 बार देना, कस के देना 5-6-7 बार, जो कभी जीवन में नहीं दिया, मतलब जीवन में नहीं, मतलब 1 आध साल से नहीं दे रहा, और अचानक एक दिन जाकर देखना, पता चल जाएगा ये कितना दर्द करता है। हाथा उठावे के पढ़े कैसे मन नहीं कर रहा, लग रहा है भैया किसी तरह से नीचे रहे, इसे आराम से ना पढ़े, लेकिन क्या करता है अपनी जिम्मेदारियों को तो निभाना पड़ेगा ही पड़ेगा। समझ में आया कि ना, क्लियर। तो अब जो है पढ़ेंगे 1830 की क्रांति के परिणाम एवं महत्व। अब अगला हेडिंग डालना 1830 के क्रांति का परिणाम एवं महत्व। परिणाम एवं महत्व, थोड़ा सा मैं हिंट ले लेता हूँ, ठीक है। पहला परिणाम क्या था, मेटरनिक व्यवस्था कमजोर हुआ। मेटरनिक मेरे को मेटर मेरा हाथ चारक नीचे आ जाए, मेटरनिक का व्यवस्था कमजोर हुआ, ठीक है। दूसरा, उदारवादी एवं राष्ट्रवादी, उदारवादी है ना, उदारवादी एवं राष्ट्रवादी की जीत हुई। कौन है, उदारवादी एवं राष्ट्रवादी का जीत हुआ, ठीक है। मध्य वर्ग वाले का उदय हुआ, मध्य वर्ग वाले का उदय हुआ, मतलब विकास हुआ, मतलब बढ़ावा हुआ। समझ में है कि नहीं, विकास। टाइम हो गया क्या रे। चौथा भैया, जर्मनी तथा इटली का एकीकरण हुआ,
इटली का एकीकरण मतलब देखो 1789 की जो क्रांति उसमें राष्ट्रवाद की भावना पनपा, पर 1830 की क्रांति तो राष्ट्रवाद की भावना पनपा था, लेकिन और मजबूत हो गया। और क्या हो गया? मजबूत हो गया। तो भैया 1830 की क्रांति का भैया क्या प्रभाव पड़ा? तो पहले नंबर मेटरनिक का जितना भी व्यवस्था था, मतलब जितना भी नियम कानून था, वो क्या हो गया? कमजोर। खत्म नहीं हुआ, अभी सिर्फ फ्रांस में ये नियम खत्म हुआ है, और सगर नहीं। जर्मनी में अभी भी है, इटली में अभी भी है, पोलैंड में अभी भी है, बहुत सारे देश है जिसमें अभी भी है, ऑस्ट्रिया में अभी भी है, पर फ्रांस में नहीं हुआ। तो मान लो 4-5 देश में कानून उसका एगो में नहीं हुआ, तो कमजोर हुआ, खत्म नहीं हुआ। तो मेटरनिक का व्यवस्था क्या हुआ भैया? कमजोर हुआ। ठीक नहीं? उदारवादी एवं राष्ट्रवादी। अब भैया राष्ट्रवादी तुम समझ भी करता होगा, राष्ट्रवादी मतलब जब जो देश के प्रति अच्छा सोचे, जैसे कि राष्ट्रवादी लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? राष्ट्रवादी लोग। तो राष्ट्रवादी लोग मतलब होता है जो भैया देश के बारे में क्या करे? अच्छा सोचे, भला सोचे। अच्छा, उदारवादी लोग क्या है? उदारवादी मतलब क्या था? उदारवादी का मतलब होता है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता मतलब आजादी। क्या होता है भैया? आजादी। ये फिक्स है, मतलब आजादी का जीत हुआ। जो चाहता था कि आजादी, जैसे कि हम उदारवादी लोग किसको बोलेंगे? उदारवादी लोग। देखो, एक होता है राष्ट्रवादी लोग, जो चाहता है, सोचता है कि देश को क्या करें हम अच्छा काम, देश के बारे में। जैसे कि मान लो तुम इस गांव में है, कितना गांव वाला सोचता कि समाज का भला हो। तुम सब गांव में रहता होगा, गांव देहाती लोग रहता होगा, तुम जब आगे बढ़ोगे तो पीछे से तुमको खींचने वाला बहुत मिलेगा। अगर वो चाहता समाज के, पहले को जमाना था, पहले जब किसी को गांव में एगो का नौकरी होता था तो उसको कांधे पर बैठा कर ढोल नगाड़ा गांव में बजाया जाता था। और आज एगो नौकरी होता है, फलाना बेटा तो चोरी से पास हो गया, घूस दे के पास हो गया। बेचारा जब 5-10 साल, जब 1-2 साल वाला जो कहे तो उसको चलता है, जब 10 साल से 15 साल से मेहनत कर रहा है, उसको अगर गलती से नौकरी हो गया तो घूस दे के तुमसे जलसी रखेगा। तो बताओ ये समाज के लिए अच्छा सोच है? आंसर है नहीं। तो एक होता समाज के बारे में अच्छा सोचता है, सिर्फ सोचता है, और एगो होता है करता है। तो सेम एक राष्ट्रवादी लोग, तो जो भैया देश के प्रति सोच कर मतलब कुछ करने की क्षमता रखता, उसे बोलते हैं राष्ट्रवादी लोग। और जो सिर्फ सोचता है कि भैया हमारा देश आजाद हो जाए, हमारा देश आजाद हो जाए, और वो पीछे से साथ देगा। किससे देगा? पीछे से। जैसे कि मान लो राष्ट्र एनबीपी क्या है? राष्ट्रवादी लोग। और एनबीपी के जनता क्या है? तो भैया उदारवादी लोग। समझ में आया कि नहीं? मतलब ये चाहता है कि आजाद हो जाए, अब पीछे से साथ रहेंगे। और एनबीपी चाहता था कि भैया हम देश के बारे में सोच के हम देश के सबसे पहला आगे रहे। समझ में आया? हाँ। खत्म हो गया ना? हाँ। तो उदारवादी एवं राष्ट्रवादी की जीत हुआ, और उसके बाद मध्य वर्ग वालों को विकास हुआ, मतलब छोटका दुनिया का क्या हुआ? विकास हुआ। और जर्मनी तथा इटली का एकीकरण शुरू हुआ। अब ये एकीकरण क्या होता? एकीकरण शुरू हुआ। ये एकीकरण क्या था, जो कि हम आगे जाएंगे तो इसके बारे में हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो क्या तुम्हें समझ में बातें आई? भैया नोट्स भी अच्छे से बना लो। अब है भैया यहाँ से एक क्वेश्चन तुमसे और पूछेगा कि 1830 की क्रांति, 1830 की क्रांति का यूरोप पर प्रभाव। 1830 की क्रांति का यूरोप पर प्रभाव। चलो लिख दिया पहले, ठीक। तो भैया 1830 की क्रांति का यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा? तो यूरोप में बहुत सारे देश हैं, जैसे कि फ्रांस में आजादी हुआ, प्लस में देखो पुर्तगाल नाम का एक क्या है भैया देश है, जहां पर डोम मिंगुएम क्या है? डोम मिंगुएल मतलब मिंगुएम नहीं, डोम मिंगुएल क्या था? राजा था वहां का राजा कौन था? डोम मिंगुएल का बना था 1800 से। और राजा बना जो घोर निरंकुशवादी, ये भी निरंकुशवादी था, जिसके खिलाफ वहां के पुर्तगाल, यहाँ पर और लिखना है कि डोम मिंगुएल 1828 राजा बना जो घोर निरंकुशवादी था। तो 1830 की क्रांति से प्रभावित होकर पुर्तगाल के जनता लोग क्या क्या इसको, तो सेम ऐसे लिखना है कि पुर्तगाल में यहाँ पर एक निरंकुशवादी राजा था, घोर निरंकुशवादी राजा था डोम मिंगुएल। यह
बहुत ही निरंकुशवादी था, जो कि 1828 में राजा बना था। और 1830 की फ्रांस की क्रांति से प्रभावित होकर पुर्तगाल के जनता लोग इसके खिलाफ क्या किया, आंदोलन, जिससे इसको क्या किया गया, खत्म कर दिया, इसका भी शासन खत्म। ठीक है। बेल्जियम, अच्छा वियना की संधि के दौरान, जैसे वियना की संधि हुआ था, तो देखो बेल्जियम जो था, वियना की संधि के दौरान जो मेटरनिक था, ये बेल्जियम को किसको दे दिया था, हॉलैंड को। किसको दे दिया था, हॉलैंड को। बोला भैया इस पर तुम कब्जा कर लो। लेकिन 1830 की क्रांति से प्रभावित होकर बेल्जियम के जनता, किसके, बेल्जियम के जनता, हॉलैंड यानी कि हॉलैंड के खिलाफ लड़ाई किया, युद्ध किया, और उसके बाद ये क्या हो गया, अलग हो गया। क्या हो गया भैया, अलग हो गया, ये अपना अलग हो गया। ठीक ना। अच्छा पोलैंड में क्या हुआ था, तो यहाँ पर रूस का कब्जा था। पोलैंड के जनता भी रूस के खिलाफ क्या किया, लड़ाई किया, पर रूस बहुत बड़ा देश था, रूस बहुत बड़ा देश था, तो भैया इसका मतलब लड़ाई, युद्ध तो किया पर आजाद नहीं हो पाया, आजाद नहीं हो पाया, आजाद नहीं हो पाया। तो भैया तुम चाहो तो देख सकते हो पोलैंड, यहाँ पर रूस का कब्जा था, जिसके खिलाफ पोलैंड के जनता लोग क्या कहे, आंदोलन किया, लेकिन असफल रहा, लेकिन असफल रहा। जैसे बोल रहे हैं वैसे लिखना। बेल्जियम में, तो वियना की संधि के दौरान मेटरनिक हॉलैंड में मिला दिया था, जो कि 1830 की क्रांति से प्रभावित होकर पोलैंड के बेल्जियम के जनता लोग क्या किया, वो हॉलैंड से युद्ध कर अलग हो गया। क्या हो गया, अलग हो गया। और जर्मनी एवं इटली का एकीकरण शुरू हुआ। और जर्मनी और इटली में क्या हुआ, एकीकरण शुरू हुआ। क्या हुआ, एकीकरण शुरू हुआ। तो हम जब जर्मनी और इटली का एकीकरण पढ़ेंगे, तो उसमें हम देखेंगे भैया एकीकरण कौन कर रहा था और कैसे कर रहा था। फिलहाल ये था 1830 की क्रांति का महत्व, कारण जो भी पूछेगा ये दे देना है। और 1830 की क्रांति से यूरोप में प्रभाव, तो लिखेगा 1830, एग्जाम में पूछेगा तो कैसे लिखेगा। तो 1830 की क्रांति के यूरोप में निम्न मतलब बहुत सारे देश में प्रभाव हुआ। जैसे में लिख देना है पुर्तगाल में लिख देना है, यहाँ के डोम निरंकुशवादी, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देना 1828 में जाके पता चल जाएगा उसको। डोम मिंगुएल राजा बना, जो कि घोर निरंकुशवादी शासन था। और 1830 की क्रांति से प्रभावित होकर पुर्तगाल के लोग डोम मिंगुएल के खिलाफ आंदोलन किया और आजादी मिली। ठीक ना। अच्छा बेल्जियम, वियना संधि के दौरान मेटरनिक इसे क्या कहता है, हॉलैंड में मिला दिया था, इसमें हॉलैंड में। अब 1830 की क्रांति से प्रभावित होकर बेल्जियम की जनता क्या किया, हॉलैंड से युद्ध कर खुद क्या हो गया, अलग हो गया। तो जैसे बोल रहे हैं उसी सेम टू सेम क्या कर ले, तुम सबको लिख देना, हम तो शॉर्ट टर्म लिखते हैं हरदम। पोलैंड क्या था, ये रूस पर कब्जा, पोलैंड पर रूस का कब्जा था, जिसमें और 1830 की क्रांति से प्रभावित होकर पोलैंड की जनता रूस के खिलाफ आंदोलन किया, लेकिन असफल रहा। और यहाँ पर लिख देना इटली और जर्मनी में क्या हुआ, एकीकरण शुरू हुआ। ठीक है। तो ये है, हालांकि और प्रभाव हो, लेकिन हम सबके बारे में नहीं पढ़ेंगे, सबके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। एक और देश है जिसका नाम है भैया यूनान, वो भी पढ़ेंगे भैया कि 1830 की क्रांति का प्रभाव यूनान पर क्या पड़ा। तो ये कल की क्लास में पढ़ेंगे, और यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब अब पढ़ेंगे यूनान की स्वतंत्रता। क्या पढ़ेंगे, यूनान की स्वतंत्रता। मतलब जैसे कि यहाँ हुआ नहीं सब स्वतंत्रता, तो ये सब छोटा छोटा था, इसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन हमें यूनान की स्वतंत्रता 5 नंबर में पूछा जाता है। यूनान की स्वतंत्रता ये पढ़ेंगे, क्योंकि ये 5 नंबर में तुमसे पूछा जाएगा, तो इसीलिए हम ये वाला भी क्या करेंगे, पढ़ेंगे। यूनान का राजा कौन था, क्या ऐसा काम किया जिसके कारण इसके खिलाफ आंदोलन हुआ। ठीक ना। तो यही पढ़ेंगे और कुछ इससे ज्यादा नहीं। और याद रखना 1830 में फ्रांस का राजा कौन बना, लुई फिलिप्स। क्या बना, लुई फिलिप्स। मतलब कहने का तो यूरोप में राष्ट्रवाद है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं किसमें, फ्रांस में राष्ट्रवाद। नहीं लग रहा कि पढ़ रहे हैं फ्रांस में राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद नहीं, किसमें पढ़ रहे हैं हम, फ्रांस में राष्ट्रवाद। हमें लेकिन हमेशा शुरू कौन कर रहा, फ्रांस से बेचारा। क्या कर रहा, फ्रांस से। थोड़ा वो कर रहा है फ्रांस से, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा रहा, जैसे कि युद्ध हो रहा तो जो खर्चा उर्चा रहता है वो किस पर डाला जा रहा है, फ्रांस पर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी काम होती रहती है। तो फ्रांस इतना बड़ा बड़ा आजादी दिला रहा है, अगर फ्रांस आज नहीं होता तो हमारा देश भी गुलाम होता। क्योंकि सबसे पहले राष्ट्रवाद कहाँ पनपा था, फ्रांस। और उसी से प्रेरित होकर महात्मा गांधी बताए थे कि दिलाएं अपना भारत को। तो आज का शॉर्ट नोट्स हम क्या क्या पढ़े, थोड़ा सा बना दे। कल तो मेटरनिक व्यवस्था पढ़ ही लिए थे, आज डायरेक्ट 1830 की क्रांति से पढ़े। अब तुमको लगेगा आप सर जी शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, फिर बोलेगा तो लगता है आज कुछ नहीं पढ़े। और टाइम देख लो भैया, आज डायरेक्ट कहां से पढ़े, 1830 की क्रांति। 1830 की क्रांति को जुलाई की क्रांति भी कहते हैं, याद रखना, जुलाई की। पहले नंबर भैया इसका पहले कारण पढ़ लो। अच्छा 1830 की क्रांति कहाँ शुरू हुआ था, फ्रांस से हुआ था, फ्रांस से। कहाँ हुआ था, फ्रांस से। राजा कौन था, चार्ल्स दशम। पीएम कौन था,
पोलिनेग, पोली, अच्छा कारण लिख देगा भैया, कारण चाहे डायरेक्ट लिख देना 1830 की क्रांति का कारण नहीं लिख देना। और उसके बाद परिणाम एवं महत्व जो कि लिखा हुआ है, ले परिणाम एवं महत्व, शॉर्ट नोट्स नहीं बना रहे थे रे, लो तरीका 1830 की क्रांति और उसका भैया कारण, क्या भैया कारण, और परिणाम एवं महत्व, परिणाम एवं महत्व। और उसके बाद क्या पढ़े, 1830 की क्रांति, क्रांति का यूरोप पर प्रभाव, यूरोप पर प्रभाव देख लो भैया, यही पढ़े तीन चीज ना। अच्छा दो चीज, 1830 की क्रांति और 1830 की क्रांति का यूरोप पर प्रभाव, बाकी पर तो कुछ पढ़े नहीं। कारण तो जानता ही है भैया, वहां का निरंकुशवादी राजा चार्ल्स दसम। तो पहले 1800 पूछेगा, यहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे बनेगा, देखो 1830 की क्रांति क्या है, चाहे जुलाई की क्रांति क्या है, विवेचना करे, वर्णन करे, क्या समझते क्या है, ये लिखे बोलेगा। ये तो ऐसे पूछेगा 1830 की क्रांति का कारण क्या है, लिखना है। 1830 की क्रांति का परिणाम एवं महत्व, तो कारण एवं परिणाम महत्व तो जिन्होंने पूछेगा लिख देगा। लेकिन जब पूछेगा 1830 की क्रांति का क्या है, चाहे उसका वर्णन करे, तो सन 1830 में फ्रांस में घोर निरंकुशवादी सम्राट चार्ल्स दसम के खिलाफ एक आंदोलन किया, जनता लोग क्या किया, आंदोलन किया था, जिस आंदोलन को हम क्या बोलते हैं 1830 की क्रांति। ये जुलाई के महीना पूछेगा, हो सकता है जुलाई की क्रांति क्या है, तो सेम लिख देना, लास्ट में खाली लिख देना यह जुलाई के महीने में हुआ था, इसीलिए जुलाई की क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। इसका मुख्य कारण है, उसके बाद लिख देगा कारण, भैया समझ में आया कि नहीं। जैसे कि क्वेश्चन पूछेगा 1830 की क्रांति का वर्णन करें, 1830 की क्रांति, क्रांति का वर्णन करें, चाहे क्या है, इसे क्या आप समझते हैं। तो भैया फ्रांस में सन 1830 में चार्ल्स दशमलव के खिलाफ एक आंदोलन हुआ, जिसे 1830 की क्रांति कहते हैं। यह जुलाई के महीने में हुआ था, जिसे हम जुलाई की क्रांति भी कहते हैं। इसके निम्न कारण है, निम्न कारण लिख देगा, डायरेक्ट नीचे लिख देगा, चाहे डायरेक्ट अगर कारण खाली पूछेगा तो डायरेक्ट खाली कारण, ठीक। अगर परिणाम महत्व पूछेगा तो ऐसे करके लिख देना, तुमको 2 नंबर मिल जाएगा। अगर पूछेगा कि 1830 की क्रांति का यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा, तो भैया ऐसे करके लिख के थोड़ा अच्छा से लिखना है, ये वाला हम शॉर्ट में लिखे तुमको, लेकिन तुमको लॉन्ग में लिखना अच्छे से। हालांकि सब करवाएंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हम कराएंगे, लेकिन ऐसा थोड़ी ना तक भैया तुम सब नहीं कर पाओगे। जब खुद ही कर रहे हो तो दूसरे से क्या उम्मीद रखना, ठीक ना। तो भैया बंद कर देना वीडियो। तो आज की क्लास इतना तक ही रखते, क्योंकि मेरा हाथ थोड़ा सा तेज दर्द करने लगा। तो आज की क्लास इतने तक ही रखते हैं, मिलते कल की क्लास में। जय हिंद, जय